today of this conclave has been nothing less than impactful and inspirational, and we promise that this will be the story throughout. All of us must have heard about Karigar Clinic. Karigar Clinic is India's first rural business clinic for Karigars, which provides the service of business health checkup for artisans. Nilesh Priyadarshi sir, founder of Karigar Clinic, advocates for individual artisans to create their own brands, which gives them value, recognition, and uh, and destiny. He wants to develop micro artisan entrepreneurs and self-sufficient business models in rural India. With utmost pleasure, we welcome you, sir. सर, नीरज सर, आपके लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहले हम आपको पूछना चाहेंगे कि ये आपका कारीगर क्लिनिक, ये इनिशिएटिव जो है वो क्या है, और जो गांधीयन मॉडल जो आप फॉलो करते हैं उसके बारे में आप जरा हमें बताएं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कारीगर क्लिनिक में हम भारत की दो प्रमुख समस्याओं पर काम कर रहे हैं। इंडिया के जो दो बर्निंग इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बनाइजेशन। गांव के लोगों को गांव में रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए उनको लगता है कि शहरों में चले जाओ, वहां पर अच्छा काम मिलेगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी, और लोग शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं। शहरों में आते हैं तो और भी सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, हेल्थ एंड हाइजीन के इश्यूज बढ़ते हैं, वाटर स्कैर्सिटी का इश्यू रहता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, स्लम्स बढ़ते हैं। तो ये सारे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले। कैसा रोजगार मिले? तो भारत की जो परंपरागत हस्तकला है, अगर उसको ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे बिजनेसेस अगर सेटअप किए जाते हैं, तो कारीगर सिर्फ अपना रोजगार क्रिएट नहीं करेगा, बट साथ साथ में गांव के 50-100 लोगों को भी रोजगार देगा। बट अगर कारीगर की बात करें तो कारीगर, बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जिनको बिजनेस करना है, बट शिक्षा के अभाव के कारण, रिसोर्सेज के अभाव के कारण, बिजनेस स्किल के अभाव के कारण, मैनेजमेंट डिजाइन स्किल के अभाव के कारण वो चाहकर भी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ऐसे आर्टिसन को ढूंढते हैं और कारीगर क्लिनिक में हम उनका बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं। नॉर्मल क्लिनिक में जब हमारा तबीयत खराब होता है और हम जाते हैं तो डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और जो भी हमें बीमारी है उसके अकॉर्डिंग दवा दी जाती है। तो हम यहाँ पर ऐसे कारीगर का बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं, उनका डायग्नोसिस रिपोर्ट निकालते हैं, उनका डिजाइन ऑडिट करते हैं, मार्केट ऑडिट करते हैं, और डायग्नोसिस रिपोर्ट निकाल के जहां जहां पर उनको प्रॉब्लम आ रहा है वो फील्ड में हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली एक छोटे कारीगर को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो बिजनेस इकोसिस्टम की जरूरत होती है, वो सारा इकोसिस्टम हम उनको प्रोवाइड करते हैं। वो इकोसिस्टम को वो लर्न करते हैं और 2 से 3 साल में आर्टिसन वो सारा सिस्टम सीख जाता है और अपने आप के छोटे बिजनेस वो गांव में रह के चलाता है। हमारा जो पूरा मॉडल है वो महात्मा गांधी जी के ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए जो उनके सुझाव थे, उनके प्रिंसिपल्स थे, उनको ध्यान में रखते हुए है। जैसे महात्मा जी मानते थे कि गांव के लोगों को स्थानिक में ही रोजगार दिया जाए, लोकल रिसोर्सेज का यूज करके रोजगार दिया जाए। तो हम भी यहाँ पर हमारे सारे जो आर्टिसन है उनके साथ जब काम करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि लोकल पीपल वर्क लोकली बाय यूजिंग लोकल टेक्निक, मटेरियल एंड रिसोर्सेज। उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो कारीगर काम करे उनको फेयर वेजेस मिले, किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो हमने जो मॉडल तैयार किया है उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि कारीगर को फेयर वेजेस दिया जाए। उसके बाद महात्मा जी ये भी उनका मानना था कि गांव के लोगों को काम के लिए कहीं और मूव होना ना पड़े, अर्बनाइजेशन ना हो। तो हम ये चाहते हैं कि काम के लिए कोई भी आर्टिसन को कहीं पर माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो स्थानिक रिसोर्सेज का यूज करके हम उनको ये काम प्रोवाइड कर रहे हैं। महात्मा जी ये भी मानते थे कि जो काम करो वो मतलब कि मास प्रोडक्शन नहीं, बट प्रोडक्शन फॉर द मासेस होना चाहिए। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे साथ जो कारीगर जुड़ रहे हैं और जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी इन्वॉल्व हो और ज्यादा से ज्यादा हाथ इन्वॉल्व हो। तो हम ऐसी चीजें बनाते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कारीगर कम्युनिटी इन्वॉल्व हो। जैसे ये आप अभी जो शर्ट्स देख रहे हैं उसमें 5 कम्युनिटी इन्वॉल्व हो कि ये पूरा प्रोसेस करके क्राफ्ट का शर्ट बनाया है। तो हम ये चाहते हैं कि
ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी और हैंड्स इन्वॉल्व हो, ऐसी चीजें हम बनाए। साथ साथ में हम ये भी चाहते हैं कि कारीगर को फेयर वेजेस मिले, उनको मान सम्मान मिले, किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ये सारे महात्मा गांधी जी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये इकोनॉमिक मॉडल तैयार किया है, और वो पाबीबेन के रूप में काफी सक्सेसफुल हुआ है। जी नीलेश जी, आपने कहा कि आप इंडिविजुअल आर्टिस्ट के ऊपर बहुत काम करते हैं, और आप आर्टिस्ट ब्रांड बनाने पे बहुत फोकस करते हैं। बट सर, हमें ये जानना है कि व्हाई डू वी नीड आर्टिस्ट ब्रांड्स एंड व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल क्रिएटिंग दिस आर्टिस्ट ब्रांड्स? हमने एक रिसर्च किया था कारीगर के ऊपर। उसमें रिसर्च के दौरान बहुत सारे कारीगर से हमारी मुलाकात हुई, और कारीगर को हमने ये पूछा कि आपके लिए अच्छी जिंदगी क्या है, आपके लिए सच्ची खुशी क्या है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने ये रिप्लाई किया कि हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, पर कहीं पर भी हमारा नाम नहीं आ रहा है, हमें आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, वैल्यू रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें हमारे काम में वो डिग्निटी फील नहीं आ रही है, जिसके कारण नई जनरेशन ये काम में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो हम कारीगर ने जब ये बात बताई तो हमने हमारा पुराना जो भारत का मार्केट सिस्टम था उसका स्टडी किया। तो हमारा जो एंशियंट मार्केट कल्चर था वो भी वैसे ही था। इट वाज अ फेस टू फेस मार्केट कल्चर। आज भी मतलब कि पुराने समय में जब हम गांव में जाते थे तो लोगों को ये पता था, मुझे रामजी भाई के खेत का सब्जी चाहिए, या गंगा बहन के घर का जी दूध चाहिए, या श्यामजी भाई ने बुना हुआ कंबल चाहिए। इट वॉज अ फेस टू फेस मार्केट कल्चर, जहां पर बनाने वाले आर्टिसन को ये पता था कि मुझे किसके लिए चीजें बनानी है, और यूज करने वाले कंज्यूमर को ये पता था कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं। आर्टिसन और कंज्यूमर एक लोकालिटी में रहते थे, एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जैसे जैसे हम एडवांस होते गए वैसे वैसे एक फेसलेस मार्केट कल्चर तैयार हुआ, जहां पर आज आर्टिसन को ये पता नहीं है कि हम किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, और यूज करने वाले कंज्यूमर को पता नहीं है कि हम ये प्रोडक्ट कौन जी बना रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आर्टिसन ब्रांड्स अगर डेवलप हो तो हमारा जो एंशियंट फेस टू फेस मार्केट कल्चर है वो वापिस आ सकता है, और वो पाबी बैन के रूप में हमने वो एस्टेब्लिश किया। और आज हम ये गर्व से का साथ कह सकते हैं कि पाबी बैन ऐसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। आज भारत के कोई भी रिटेल आउटलेट में आप जाते हो और उनके प्रोडक्ट देख के, उनकी आइडेंटिटी देख के कंज्यूमर जाके सामने से क्वेश्चन करता है कि ये पाबी बैन के बैग है ना। तो इस तरह का फेस टू फेस मार्केट कल्चर हमने तैयार किया। जब ये कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया और कारीगर की नाम की ब्रांड बनाई pabiband.com, और उसके लेबल जब हमने प्रोडक्ट में लगाने शुरू किए, तो आई एम वेरी सॉरी टू से बट पढ़े लिखे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों ने ही सबसे पहला विरोध किया। कुछ बायर्स अच्छे थे, उन्होंने बोला कि आप आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट आप ये जो आर्टिसन का जो ब्रांड है वो यहाँ से हटा दीजिए। हम हमारे सिद्धांत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी हमें उसके लिए हुआ, बट हम हमारे जो सिद्धांत थे उसके ऊपर अड़े रहे। धीरे धीरे लोगों ने ये एक्सेप्ट किया, ये जो चेंज आ रहा था मार्केट में वो एक्सेप्ट किया, और आज आर्टिसन के ब्रांड के लेबल के साथ उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग आर्टिसन के खुद के ब्रांड रहेंगे तो ये मार्केट में आने वाले समय में काफी बड़ा बदलाव आएगा। जी जी जी, जरूर। ये तो बहुत सही बात कही आपने। बट हम लोग आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि पाबी बैन तो एक एग्जांपल है। आपने ऐसे कई आर्टिस्ट को क्रिएट करने के लिए, आर्टिस्ट ब्रांड्स को क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ किया है। सो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अभी तक कितने आर्टिस्ट के लाइफ्स को टच किया है? देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही नया है, मतलब कि अभी एकदम यंग है। 2019 में हमने उसको चालू किया। अभी तक हमने 4 आर्टिसन ब्रांड्स तैयार किए हैं, जिसमें 500 से ज्यादा आर्टिसन इन्वॉल्व हैं। जी जी। यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को आपसे ये जरूर जानना है कि हाउ डज योर ऑर्गेनाइजेशन मेक आर्टिजन सेल्फ सफिशिएंट? उनको मार्केटिंग, डिमांड साइड मैनेजमेंट, ये सब कुछ जो है, जो बिजनेस टर्म्स है, वो कैसे सिखाते हैं? देखिए, हमने पाबीबेन का जो मॉडल डेवलप किया है pabibén.com के माध्यम से, तो हमने जब काम शुरू किया था तो वो क्राइटेरिया ये था
कि पाबी बहन के पास शिक्षा नहीं थी, पैसे नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, बिजनेस स्किल नहीं था, मैनेजमेंट स्किल नहीं था, डिजाइन स्किल नहीं था, बट उनके पास कला बहुत अच्छी थी, उनके पास पैशन था कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है। तो यूजुअली सारे कारीगर को जिनको अपना खुद का बिजनेस करना है उनको ये सारी दिक्कतें आती हैं कि उनके पास एक तो शिक्षा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, बिजनेस और मैनेजमेंट स्किल नहीं है, तो वो हमेशा दिक्कत आती है। तो हमने पाबी बहन के मॉडल में पाबी बहन के लिए एक बिजनेस इकोसिस्टम तैयार किया, जो छोटे कारीगर को बिजनेस चलाने के लिए जो जो सप्लाई चेन का और सिस्टम का जरूरत होता है वो सारा सेट किया। पाबी बहन ने धीरे धीरे वो सिस्टम को लर्न करा, वेदर वो डिजाइन डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें जो बिजनेस में जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें हमने एस्टेब्लिश करके दी और पाबी बहन ने वो चीजों को लर्न किया। तो हमारे साथ जो भी कारीगर आर्टिसन जुड़ रहे हैं उनके लिए हम ये सिस्टम तैयार करते हैं, वो सिस्टम को वो खुद सीखते हैं और हमने एक एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट तैयार किया है। हमारे साथ जुड़ना इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी हमारे साथ जुड़े रहना है। तो जीरो लेवल से आर्टिसन हमारे साथ जुड़ता है और 3 साल या 30 लाख का टर्नओवर हो जाता है तो उनको एग्जिट करना है, वो अपना खुद का बिजनेस खुद ऑपरेट करना है। तो एक तरफ से हम मतलब कि पुराने आर्टिसन को छोड़ते जाएंगे और नए नए आर्टिसन को हम जोड़ते जाते हैं। हम जो ब्रांड डेवलप करते हैं उसके ओनर कारीगर खुद होते हैं और उनको हम इसी तरह से ट्रेनिंग देते हैं कि फ्यूचर में आपको ये बिजनेस खुद ही संभालना है। और अभी हम लोग एक विजन पर काम कर रहे हैं कि एक पाबी बहन अभी तैयार हो गई है जो अपने गांव में 200 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देती है, ये और लाखों महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। तो हमने ये सोचा कि ऐसे तो रूरल इंडिया में 1000 पाबी बहन हमें तैयार करने हैं। एक पाबी बहन को इतना सक्षम बनाना है कि कम से कम 100 लोगों को रोजगार दे। तो अल्टीमेटली हमारा ध्येय ये है कि आने वाले समय में 1 लाख से ज्यादा कारीगर कम्युनिटी को जोड़ना है और 1000 पाबी बहन जैसे विमेन एंटरप्रेन्योर को हमें तैयार करना है। जी, आज हमारे साथ नीलेश जी के साथ ही श्रीमती पाबीबेन लक्ष्मी राबड़ी जी भी है। पाबीबेन जी एक भारतीय महिला उद्योगपति है जिन्होंने अपने मेहनत के बल पे अपने सपनों को साकार कर दिखाया है। उन्होंने अपनी कुशलता का खूब इस्तेमाल कर बड़ी मेहनत से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट चालू की जिसको आज हम pabiben.com के नाम से जानते हैं। ये वेबसाइट के जरिए पाबीबेन जी आज दुनिया भर में अपने नए कला का संचालन करती है और इतना ही नहीं तो अपने गांव में महिलाओं को रोजगार प्रदान करती है। तो स्वागत करते हैं एक नए भारत के एक नए रोल मॉडल का, यानी पाबीबेन जी का। नमस्ते। पाबीबेन ने हमारी मर रही कला को जागरूक किया है और सब महिला जागरूक होकर ये कला को हम जिंदा रखने चाहते। पहले से हम बहुत खुश है क्योंकि हम पैसा भी कमा लेते हैं और मान सम्मान भी हमको मिलता है। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का पुराना जो कल्चर है तो सिर्फ दहेज के लिए और खुद के पहनने के लिए बनाते थे। हरिजरी का जन्म तब से दिया, जो समाज ने बंद किया तब मैंने एक ये नई कला को जन्म दिया। पाबीबेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। नमस्ते। सबसे पहले मैं ये आपसे बोलना चाहूंगा कि मेरे और यहाँ पर प्रस्तुत सारे लोगों के मन में आपके लिए बहुत बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, एक साधारण महिला से एक सक्सेसफुल उद्योगपति, ये आपने यात्रा तय की है, वो आपकी यात्रा अभी तक कैसे रही और इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला है? उसमें सर सबसे पहला जो मेरा बचपना है वो हमारे बचपन से ये सफर तक मेरे को जाना तो शौक था, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें जो आई उसमें से मैंने ये सारी चीजें सीखी है। क्योंकि हमारा जो बचपना था वो ऐसा था कि जब मैं 5 साल की थी, दूसरी बहन मेरी 2 साल की थी और तीसरी बहन जब मेरी माँ के पेट थी तभी मेरा पापा का देहांत हो गया।
और हम जी तीनों बहनें ऐसे गांव में छोटे से गांव में बड़ी हुई और सारी चीजें हमें ऐसे सीखी और ऐसा ऐसा दिन देखा कि जो जिस घर में आदमी पापा नहीं होता है और भाई नहीं होता, उस घर के ऊपर क्या क्या बातें होती है और इस घर को लोग किस नजरिए से देखते हैं, वो सब सारी चीजें मैंने बचपन में देखी है। जी जी। सो ये बहुत बहुत हम लोग समझ सकते हैं आपकी, और ये जर्नी आपको ट्रूली इंस्पायरिंग बनाती है आपकी। पाबी बहन जी, एक कला को सीखना ये बहुत मुश्किल बात होती है, बहुत अभ्यास की जरूरत होती है उसमें। परंतु आपने एक कला को सीखा ही नहीं, परंतु एक कला को नया चेहरा दिया है, एक नया निर्माण किया है। तो आप आपकी इस कला के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। और कला में सर ऐसा था कि जो कला है ये हमारा पुरानी व्यवसाय है कि हमारी माँ या दादी सब लोग बनाते थे, लेकिन ये जो सारी चीजें हम लोग बनाते थे खुद के लिए बनाते हैं, पहनने के लिए, घर सजाने के लिए, ऐसे सब बनाते थे। लेकिन जब मैं तो ये सारी चीजें हमारे में पहले पढ़ते नहीं थे, लेकिन ये जो कला है वो बचपन में सीख लेते थे। और मैंने भी मेरी माँ के पास और बुआ के पास जो लोग बनाते थे उसके पास सीख लिया। और सबसे पहले मैंने भी पहनने के लिए, घर सजाने के लिए ये सारी चीजें बनाई। लेकिन मेरे मन में ये बचपन से था कि मैं ये सारी कुछ लोगों से अलग करूं और कुछ नया करूं, वो सारी चीजें मेरे मन में चल रही थी। लेकिन उसमें मेरे आगे एक दिक्कत आके खड़ी रह जाती थी कि क्योंकि मेरे को ये सारी चीजें सीखनी थी और आगे जाना था। सबसे पहले मेरे में एक कमी ये थी कि मेरे मेरे में एक पढ़ाई नहीं थी, क्योंकि और आगे मार्केट का आइडिया नहीं था। और मैं ये चीजें बना के किसको आगे भेजूं, कैसे मेरी कला है उसको विकसित कैसे करूं, वो सब ऐसा सारी चीजें मेरे मन में ये दिक्कतें थी। तो इसलिए सबसे पहले तो मैंने ये चीजें जो मैं बनाती थी और बहुत साल तक ये मैंने ये चीज बनाई, और प्राइवेट लोग जो बनाने के लिए मार्केट से मेरे पास आते थे, मैं खुद का पहनने के लिए तो बनाती थी जो हमारी ये चीजें, और उसमें जी से इतनी सारी नई नई डिजाइनें भी बनाती थी। लेकिन दूसरे लोगों को लिए मैं घर चलाने के लिए बनाती थी, तो लोग पैसा दे जाते थे और पीस ले जाते थे। ऐसे मैंने बहुत साल जी तक किया। उसमें जी से मेरे को एक बात सीखने को सबसे ज्यादा मिली कि मेरे को ये लगता था कि ये लोग मेरे पास काम करवा जाते, अच्छे अच्छे सैंपल बनवा जाते, लेकिन हम कारीगर है, कारीगर का इसमें कहाँ भी नाम नहीं आ रहा है। कोई ऐसा नहीं बताता है कि ये महिला का बनाई हुई चीज है, ये काष्ठ की बनाई हुई चीज है, और ये गांव की बनाई हुई चीज। इतना सा जो वैल्यू मिलता, छोटी सी स्टोरी हमारे लिए जो बना देते, तो हमारे लिए तो बहुत काम करने का एक हौसला अलग सा मिल जाता था। वो सारी चीजें नहीं मिलती थी हमें बचपन में। जी जी जी। भाभी बहन जी, आपने एक चीज बोली कि आपने पढ़ाई नहीं की और ये आप में कमी है। ऐसा वापस कभी ना बोले, बिकॉज पढ़ाई नहीं की आप में कमी बिल्कुल नहीं है। आपका जो जज्बा है यही आपको सबसे अलग बनाता है। भाभी बहन जी, हम सब अपने आप को बहुत बहुत भाग्यवान मानेंगे अगर आप थोड़ा सा हमें आपकी जो जादुई एम्ब्रॉयडरी है, जो आप काम करते हो, थोड़ा सा करके दिखाएंगे अभी। चुप रहे से, एक मिनट। और एक अधूरू का काम उपाड़ता हूँ, बॉक्स मारू, एक मिनट, और लेके आते हैं सर। तब से मैं बता दूं, सबसे पहले ये हम घर के लिए बनाते थे ये जी चीज। हमारी जो पहले जो पुरानी एम्ब्रॉयडरी जो है, जो हमारी दादी या माँ हमको सबसे पहले जो सिखाई है, वो एम्ब्रॉयडरी जी है मैंने जो ये पहनी है। और ये ब्लाउज है, उसके पीछे बहुत सारी कहानी है। जो जी ये एम्ब्रॉयडरी है, ये एम्ब्रॉयडरी बनाने में इतना सारा टाइम लगता था पहले जो हम बनाते थे तभी, जी कि इसमें सबसे ज्यादा उसका जो मटेरियल है वो सब एक सबसे पहले हमें पता नहीं था कि ये कैसा है, कहाँ से आता है, इस चीज का क्या वैल्यू है, वो सबसे हम लोग बनाते थे, लेकिन इस चीज का हमें वैल्यू पता नहीं था। इतना भारी काम है, और सबसे पहले हमारी समाज में हम सब महिला ये बनाते थे। और ये घर सजाने के लिए
पर बता करो। ये घर सजाने के लिए तोरण है, तो ये भी जी। हम बनाते थे। उसके बाद अभी ये मैं जो बना रही हूँ, आप ये मार्केट का कलर है, इसलिए थोड़ा आपको चेंजिंग लग रहा है। और ये सारी चीजें हम बनाते थे, तभी इसमें एक मेरे को सीखने मिला कि ये हम उसके बाद जो हमारी समाज है, समाज ने ये सारी जो हम चीज इतनी भारी चीजें बनाते हैं, उसके ऊपर बैन डाला। क्योंकि बैन इसलिए डाला कि ये सारी चीजें हम बनाते, उसमें बहुत सारा टाइम लगता था। जिस घर में 4-5 बेटियां होती थी, उसके लिए सारी मुसीबत होती कि जिस परिवार जो पैसे वाले लोगों की जो बेटी होती है, उसके लिए आसान है कि क्यों नहीं बना सकती, तो पैसा देकर बना लेते हैं। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, जो मैं जिस घर में बड़ी हुई, ऐसा जिसका परिवार था कि पैसा नहीं है, उसके घर की आर्थिक परिस्थिति जिस घर की वो है, तो उसके लिए सब दिक्कतें थी। तो हमारे समाज ने बंद किया कि जो ये कढ़ाई है ये बंद कर दो। उसमें दूसरा क्या था, जब ये कढ़ाई तैयार नहीं हो जाती तब तक ससुराल बेटी को नहीं भेजते थे, क्योंकि सब बोलते थे कि ये इसका दहेज का काम नहीं हुआ, जब ये इसका दहेज तैयार हो जाए तब इसको ससुराल ले जाना। वो हमारे में पहले ये रिवाज था, अभी तो नहीं है। लेकिन हमारे समाज ने सोचा कि दहेज के लिए, इतना भारी काम के लिए जो बेटी को जिंदगी बर्बाद करते हैं, तो ये ऐसी कढ़ाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसलिए हमारी समाज ने जो हमारी पुरानी जो भारी कला है, उसके ऊपर बैन डाला। और उसके बाद हमने क्या किया, एक महिला, हमारे पास शिक्षा नहीं थी, लेकिन एक आइडिया बहुत अच्छा था कि जो जी। हमारी कला है अभी लुप्त हो जाएगी। कला कला जो हमारी पुरानी कला है, इस कला जैसा कौन सी कला हमें नई चालू करनी चाहिए। उसके बाद जरूर। हमने ये चालू किया। ये है, लगता है आपको एम्ब्रॉयडरी जैसा, जी। ये, लेकिन एम्ब्रॉयडरी नहीं है, हमने बनाया है ये सारी चीजें मशीन से। लेकिन उसमें खाली मशीन से नहीं बनाता है, इसमें सारी चीजें या बीच बीच में मशीन का काम है, और ये काम ये साइड में जो फुमका है वो हाथ का है, ये दोनों मिक्स करके बनाते हैं। तो उसमें जल्दी भी हो जाता काम हो जाता है, और अच्छा भी लगता है, टाइम भी बचता है। और टाइम पे ये जो दहेज हमारा के लिए और पहनने के लिए जो हम सारी चीजें बनाते हो, हो भी जाती है। इसलिए हमने ये एक नया नया तरीका ढूंढा कि ये सबसे अच्छा तरीका है। और इसमें सबसे पहले तो टाइम बचता है, बेटी की जो उम्र है वो टाइम पे ससुराल भेज देंगे, तो उस सबसे पहले ये फायदा हुआ। और धीरे धीरे ये सारी चीज हम घर के लिए बनाई। लेकिन मेरे मन में एक दूसरी बात चल रही थी कि ये जो हमारी नई कला है, उसको हमने जन्म तो दे दिया कि ये हमारी नई कला है, हम पहनते हैं, दूसरे लोगों को पता नहीं चलता है कि ये कला है, हाथ की बनाई हुई है, मशीन की। क्योंकि हम लोग जहाँ पहले हाथ की बनाई हुई भारी जो चीज बनाते थे, उस जगह पे ही उसको यूज करते हैं। और हम खुद जी। बनाते हैं, इसलिए हमें पता है कि कैसा लगता है और कब कैसे बनता है। लेकिन जो कोई बड़े कस्टमर है, उसको जो बताते हो तभी उसको पता चलता है। और सबसे पहले क्योंकि हम जो ये काम महिलाएं बनाती, लेकिन मशीन से है, लेकिन टेलर जैसा नहीं, कारीगर जैसा काम बनाते हैं। और धीरे धीरे मेरे मन में एक बात थी कि हाँ, ये जो हमारी कला है, हमने समाज ने बंद किया तो हमने ये हमारे पहनने के लिए चालू किया। लेकिन ये कोई आज तक मार्केट में जो ढेबरिया रबारी समाज की जो हरिजरी नाम की जो कला है, कोई लेके नहीं गया था। तो मेरे मन में था कि ये एक अच्छी कला है, हम पहनते हैं तो इतना अच्छा लगता है, तो मार्केट में हम एक बार ट्राई करें तो ये अच्छा लगेगा, लगेगा। पर मेरे मन में एक डर भी था कि मार्केट में मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। एक तो सबसे पहले, क्योंकि मेरे को हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मेरे को ये दिक्कत थी कि मैं लोगों के साथ कैसे मैं बात करूंगी, और कैसे मैं कस्टमर ढूंढूंगी, और किसी को मैं सैंपल बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी। और सारी मेरे मन में ये मूंझवण चल रही थी। और साथ साथ में मेरे को क्यों मन में ये चल रहा था कि जो हमारा पहरवेश है, इस देख के लोगों को ऐसा भी लगेगा ये चले आए गांव से उठकर।
तो मैंने सोचा कि मेरे को ये काम करना है, लेकिन मैं करूं तो करूं कैसे। वो मेरे मन में सबसे पहला डर था। और साथ साथ में मेरे घर की जो आर्थिक परिस्थिति थी वो भी थोड़ी ऐसी थी, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था। इसलिए सबसे पहले मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मेरे को ये करना है। तो उन्होंने बोला कि पहले तो उन्होंने, मेरा हस्बैंड ने सबसे पहले मेरा टैलेंट देखा और उन्होंने बोला ठीक है तेरे को करना है तो कर। पर हमारा जो पुराना व्यवसाय है वो भेड़ बकरिया का था। वो लोग तो पहले ये काम करते थे। तो उन्होंने मैंने देखा कि जो भेड़ बकरिया वाला जो हमारा पुराना व्यवसाय है, मैं हमारा इधर कच्छ में गांव होता है, लेकिन लोग सब इधर गांव में रहते नहीं। हमारी 50% जो वस्ती है और छत्तीसगढ़ ओडिशा में सब जगह पे रहती है। तो उधर जी क्या भेड़ बकरियां चलाते हैं। आज की जिंदगी इतना टैलेंट है, पर मेरे को ऐसी जिंदगी जीनी नहीं है। आप गाँव चलो और मेरे को उधर रहना है। तो उन्होंने बोला ठीक है तेरे को करना है। और हम इधर कच्छ में आ गए और उससे पहले मेरे को दिक्कत आई। और मैं मेरे हस्बैंड को बोला कि ये मेरे को करना है। तो उन्होंने बोला कि करना है तो ठीक है तू काम कर। और पर सबसे पहले मेरे को एक दिक्कत दूसरी आई सर, के मेरे को ये करना था पर कैसे करूं, किसको बात करूं, किससे मैं मदद मांगू, वो सारी दिक्कतें मेरे मन में थी। तो नीलेश भाई जब भूकंप हुआ तभी कच्छ में 10 साल था। तभी मेरे मन में था कि एक नीलेश भाई ऐसा एक व्यक्ति है कि जो कारीगर को सपोर्ट कर सकता है, और जो मेरे जैसे छोटे छोटे जो अंतरियार जो गांव में जो मैं कारीगर है उसको अच्छी और सच्ची दिशा दिला सकता है। इसलिए मैंने सबसे पहले नीलेश भाई को बोला कि मेरे को ये छोटा मोटा बिजनेस करना है, आप मेरे को इसमें मदद करोगे। तो सबसे पहले तो मेरे को नीलेश भाई ने वो बात बोली कि ठीक है आपको वो जो बिजनेस करना है तो आप करो, लेकिन सबसे पहले इसमें आप घर में बैठकर विचार कर लो कि आगे कैसे जाएंगे। और सबसे पहले आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए और मेरे को आपको ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। और मैंने एक हफ्ते के बाद फिर नीलेश भाई को कॉल किया कि सही में नीलेश भाई मेरे को ये काम करना है, आप मदद कर सकते हो और आप मेरे को मदद करो। और जी उधर से हमने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और सबसे पहले 4-5 सैंपल बनाए। हमारे जो फैमिली के जो कारीगर है, हमारे घर के 4 महिलाओं ने ये स्टार्टिंग किया। और आज हमारे साथ 300 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है। जी भाभी बहन जी, जब मन में कोई इच्छा होती है जो हमें करनी ही होती है, तो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, राह मिल ही जाती है। जैसे नीलेश भाई मिल गए जिन्होंने आपको इतनी मदद की, आपका बिजनेस बढ़ाने में और आपको सो और एक बात कि आपने जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व ही नहीं किया, तो उसके लिए आपने खुद का एक सोल्यूशन उसमें से ले लिया। सो भाभी बहन जी, आप सीरियसली एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए, बहुत बड़ी प्रेरणा है, और हम आपसे बहुत बहुत प्रेरणा लेते हैं। बहुत धन्यवाद भाभी बहन जी। हमको ये भी जानना है कि ये जो आप जो सोसाइटी में रहती है, अभी आपके गांव में रहती है, तो वहां से जब आपने ये नया काम शुरू किया तभी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ, और आपके परिवार ने आपको उसमें उस प्रॉब्लम में से कैसे सपोर्ट किया होगा? सर प्रॉब्लम तो मैंने बचपन से ही देखे थे, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर महिला को, हमारे में क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती है। आज दुनिया कहाँ तक पहुंची, लेकिन हमारी जो समाज है उसमें सबसे ज्यादा क्या है कि ये पढ़ाई करो और घर में एम्ब्रॉयडरी का काम करो और घर में रहो, और बाहर नहीं निकलती थी महिला। जब मेरे को ये करने का शौक था, बाहर निकलना था, तो जब मैं पापा के घर थी तभी ये सारी दिक्कतें मैंने देखी है। क्योंकि लोग मैं मुंह पे नहीं बोलते थे। जब मेरे को बचपन में
ये सारी चीजें सीखने का शौक था। तो मैं कहाँ सीखने के लिए जाती थी, मीटिंग में जाते तो लोग मुंह पे नहीं कहते थे, लेकिन पीछे पीछे बातें करते थे, कहाँ जा रही है, किसके साथ बैठती है, क्या करती है, क्या सैंपल पेपर बोलती है, क्या एम्ब्रॉयडरी करती है, वो सारी चीजें थी। लेकिन मेरे मन में एक था कि मेरे को करना। मेरी माँ को डर लगता था, क्योंकि मैं एक बेटी थी, इसलिए मेरी माँ के मन में एक डर था। डर सर इसलिए था कि मेरा घर में भाई नहीं था, पापा नहीं था, इसलिए ऐसे घर लोग को सबसे पहले इस घर पे बात करते थे लोग, और मेरे पे बात करते थे। और पर मैंने मेरी माँ को बोला, माँ लोगों को सिर्फ बातें करनी है, लेकिन आपको कैसे घर चलाना है, और कैसे सीखना है, और कैसे आगे निकलना है, और कुछ नया करना है। इसलिए ये सारी बातें एक साइड में मैंने छोड़ दी, और मैंने मन में एक ही संकल्प रखा कि मेरे को कुछ सीखना है। और ससुराल आई तो मेरे माँ ने पापा के घर सपोर्ट किया, लेकिन इधर मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया, और मेरी सास ने, ससुराल ने, सब लोगों ने। दुनिया बातें करती थी, लेकिन इन लोगों ने तो मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि तेरे को करना है तो कर, और तो खुशी से ये काम कर, तेरे को करना है तो। और आज तक मेरे को सपोर्ट करते रहे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं रहना जाए जीना। भाभी बहन बिल्कुल जी, सर। आपका जो ये स्टोरी है वो बिल्कुल इसके बराबर है। अम, भाभी बहन जी, आपने कच्छ के और भारत के एक हस्तकला को सिर्फ अम, बचाया नहीं है, परंतु उसको एक नया जीवन दिया है। प्रोजेक्ट विरासत में भी हम भारत के ऐसे विलुप्त कलाओं को पहचान के उनका अस्तित्व बचाने का और उनको बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपके जैसे भारत के जो कारीगर हैं, जो अपनी कलाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगी? इसमें सर ऐसा है कि जो ये कला है, ये कला, इसमें एक सबसे पहले जो गांव में जो हम लोग हमारे जैसे का छोटे से कारीगर रहते हैं, तो ये कला को जीवित रखते हैं। इससे हमारी जो नए आने वाली जो पीढ़ी है, उसको पता चलेगा कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी कला क्या है, हम कौन सी संस्कृति में जीते हैं, वो सारी चीजें हमारी नई पीढ़ी को पता चलेगी। और दूसरा क्या कि जो गांव में महिला है, छोटे बच्चे वाली है, उस सब महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा गांव में। क्योंकि हम शहर में काम करने के लिए जाएंगे, तो उधर तो जहाँ जब तक काम होगा तब तक हम लोगों को रखेंगे, और जब काम खत्म तब ये बोलेंगे कि आप चले जाओ अभी घर। और ये कला एक ऐसी चीज है, संस्कृति, कि आप जिंदगी भर काम कर सकते हो, और रोजगार भी इसमें मिल सकता है, और कला भी जीवित रह सकती है। जी, भाभी बहन जी और नीलेश जी, आप दोनों से बात करके हमें बहुत आनंद मिला, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और बहुत इंस्पिरेशन मिला है। आप दोनों यहाँ पर आए, हमारे साथ वक्त गुजारा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।